तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेस पर। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो भी हमारे द्वारा। और आपको विज्ञान का पहला चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री पढ़ा के एक लेसन खत्म कर दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और पढ़ाया जाएगा आपको मैथ का पहला चैप्टर। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जिसमें से आज मैथ हम पढ़ाएंगे कि इंट्रोडक्शन है। आज सिर्फ परिचय, आज आपको परिचय बताएं इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 और वीडियो नंबर भी 1 है। तो इसमें आपको पढ़ना है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। और भैया वास्तविक संख्याएं क्या हैं आपको इसमें बताए जाएंगे, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें आपको टॉपिक है संख्याएं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले संख्याएं के अंदर ही आता है वास्तविक संख्याएं। क्लियर समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि संख्याएं के अंदर ही आता है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमें संख्या को समझना पड़ेगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे संख्या को पढ़ाना। तो सबसे पहले आप संख्या के बारे में जाने, तो यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर संख्या लिखा, तो संख्या क्या है। सबसे पहले तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको डिफिनीशन अगर लिखना है तो मैं बोल दे रहा हूं, आप वीडियो को पुश करके मुझको मतलब मैं जो बोला उसको सुन करके कॉपी में लिख दीजिए कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल दैट मैंने लिख लिया 11, सॉरी पहले लिख लिया 10, 11, 12 इत्यादि। ये सब क्या है, संख्या है। 9 क्या है, तो 9 एक अंक है। तो 0 से लेकर 9 तक क्या है, एक अंक है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, अपने संख्या है। अब संख्या को दो भागों में बांटा गया। संख्या को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। सबसे पहले दो भागों में हमें बांटा गया। एक बांटा गया हमारा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, और एक बांटा गया वास्तविक संख्या। अब सम्मिश्र संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब आपको क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहले कि आप जान लें कि वास्तविक संख्या आपको क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा। वास्तविक संख्याएं क्लास 9th में भी आपको इसके बारे में क्या मतलब बताया गया होगा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं हैं जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो इसमें कौन सी संख्या आती है, इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो परिमेय संख्या आप जानते हो कि जैसे कि मान लो मैंने लिख लिया 1, 2, 1/3, 2/4। हाँ, आप क्या कर सकते हो, इधर -1, -2 ये सब कर सकते हो। अगर हम बात करें तो पाई, कड़ी में 3 इत्यादि, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब क्या है, तो वास्तविक संख्या है।
और सम्मिश्र संख्या की बात करें तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे √3 -3 √-4, इसको पढ़ोगे। क्लियर समझ आ गया कि सम्मिश्र संख्या में आपको ये पढ़ना है। तो क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बचा तुम्हारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं को भी दो बराबर भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, तो एक बांटा गया हमारा परिमेय संख्या और दूसरा बांटा गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक अचर पद होता है। जैसे कि मान लो P/Q चर पद होता है। P/Q जैसे अभी बता रहे हैं, जिसे हम P/Q के रूप में क्या करें, लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे कि मान लो P/Q यानी कि चर संख्या वो होता है जिसका मान भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। जैसे कि मान लो मैं P की जगह पर 3 लिख दूं और Q के जगह पर मैंने 4 लिख दिया, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। मैं 2 लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, या इसी तरह मैं 2/3 लिख सकता हूं, और भी हो सकते हैं परिमेय संख्या। इसमें आ जाए हम बात करें तो अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या किया जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आपसे हम बात करें हैं कि √3 √2 √11 √5 ये सब क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। आपको बात करें कि √4 इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो जी लिखा जा सकता है। ये एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि मैं 4 को इस जो भी आपको ऐसा सम संख्या मिले, जैसे 2 एक सम संख्या है लेकिन 2 एक अपरिमेय संख्या, जैसे आपको यहाँ पर 4 6 8 मिले, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम मैंने निकाला 4 का, तो 2 × 2 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 × 2। अगर इसका जोड़ा बन जा रहा है तो ये 2 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 का क्या है, एक वर्गमूल है। तो ये 2 का क्या है, वर्गमूल है। तो ये समझ जाओ कि ये क्या, ये मतलब ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ ना, यानी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं √8 की बात करूं तो आप करोगे तो सबसे पहले आप निकालो इसका 8 का, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। तो ये कौन सी संख्या है, तो इसको निकाला जाए, इसको होगा 2 × 2 × 2। यहाँ पे देखो जोड़ा बन गया, तो 2√2। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1 लगा सकते हो। आप जानते हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं, लेकिन यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा होता है तो सदैव अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं 9 की, √9 की बात किया जाए, आपको पहचान में करा दे रहा हूं, √9 की बात किया जाए तो इसका होगा वर्गमूल 3 × 3, यानी इसका 3 आएगा। परिमेय संख्या। क्लियर, आपको यहां से कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद से परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं को भी 3 भागों में बांटा गया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अभी मैं परिमेय संख्या को पढ़ाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।
मिटा दीजिए। अब हमारा है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हमने बताया कि इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। जैसे कि मैंने बोला परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिसमें वस्तुओं की गणना की जाए। जैसे कि मान लो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसमें वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे कि मान लो जिसमें जिसे 1 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं आपकी, ये सब संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें कि आपको क्या हो, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 जिसमें वस्तु की गणना की जाए, ये नहीं बोला कि जिसमें वस्तु एकदम शून्य हो, वस्तु की गणना की जाए। जैसे कि 1 शुरू होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 क्या होता है, 1। तो सबसे पहले छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक आप लिख सकते हैं। हाँ, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1। हाँ, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तो पूर्ण संख्याएं। ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। क्लियर समझ में आ गया कि जब मैं यहाँ पर जब 0 को हटा दूंगा तो प्राकृतिक संख्या, जब 0 को लगा दूंगा तो पूर्ण संख्या। तो पूछा जा सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। समझ गया। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो भैया हम क्या करें, जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को सम्मिलित कर लें और 0 से छोटा भी लिखें, यानी कि माइनस पद को भी जब हम लिखने लगेंगे, जैसे कि -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि, अगर ये सब भी वर्ड लिखने लगेंगे यानी ये सब भी अंक लिखने लगेंगे तो कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक। तो अब बात की जाए कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी आ जा रहा है, 1 2 3 इसमें भी आ जा रहा है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या ना पूर्ण संख्या है न ही प्राकृतिक संख्या है। आपको उम्मीद करता हूं कि यहां से कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब मैं बात करूं पूर्णांक की। अब मैं बात करूं किसकी, तो इसकी डिफिनीशन में लिखवा दूं कि आप लोग लिख लोगे, इसकी डिफिनीशन आपको लिखवा दिया जाए कि आप लोग लिख लोगे। अगर तो मैं आपको डिफिनीशन, जैसा कि वीडियो में बोला गया था कि डिफिनीशन आपको बोल दिया जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। तो मैं आपको बता दूं कि जिससे हम वस्तुओं की गणना कर सकें वो प्राकृतिक संख्या है। जो प्रकृति में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जिसकी हम गणना करते हुए सब प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 पूर्ण संख्या है। अगर
अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या तो ऐसे भी आपको जब माइनस का जब वो क्या किया जाए सम्मिलित कर लिया जाए। अब इधर भी अनंत हो सकते हैं, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, -3 -4 -5 -6। तो ये सब के मतलब आपको डिफिनेशन आपको बस समझना है कि पूर्णांक संख्या कौन सा है। अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर बात करें प्राकृतिक संख्याएं की, तो प्राकृतिक संख्याओं को भी कई भागों में बांटा गया। इसे 3-4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, तीसरा होता है भाज्य, और चौथा होता है अभाज्य। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? तो सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8, वे सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। विषम संख्याएं की बात करें तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। 1 3 5 7, ये सब संख्या है ना। भाज्य की बात किया जाए तो वे सभी संख्याएं, नोट करके यहाँ पे 2 लिखवा दे रहा हूं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं 1 से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वे संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं आपको मालूम होना चाहिए 4 होता है। 4 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा, और किससे? किसी अन्य संख्या से यानी 2 से भी विभाजित होगा। उसके बाद से 6 की बात किया जाए तो किससे विभाजित होगा? 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। बात किया जाए 8 का, तो 8 भी ऐसा ही होगा, इत्यादि। समझ आ गया कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और वो किसी मतलब एक से भी विभाजित हों और कोई अन्य संख्या भी उसे विभाजित कर दे, तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य। अब बचा अभाज्य। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, वे संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लिया जाए, आपको एग्जाम्पल ले लिया जाए 3 को स्वयं काट सकता है, 3 का पहाड़ा एक बार में कट जाएगा। 1 भी 3 को काट सकता है, 1 का पहाड़ा अगर 3 बार पड़े तो कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है।
अगर बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर से 3 होती है, 4 नहीं होती है, 5 होती है, 6 नहीं होती है, 7 होती है, इसी तरह इत्यादि। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आपको संख्या के बारे में सब बता दिया गया है और न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ यूक्लिड, जो अपने नाम पर एक प्रमेयिका दिए थे। इन्होंने 2 प्रमेयिका दिया था, तो इन्होंने 2 नियम दिया था। एक दिया था न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो मैं बताऊंगा कि प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म क्या है। तो पहले प्रमेयिका के बारे में, तो इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 पूर्ण संख्या p और q इस प्रकार लेकर ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक रहते हैं आपके पास ऑलरेडी दिया रहेगा 2 धनात्मक पूर्णांक, और p और p और q का आपको मान निकालना रहता है। ये आप बात कर सकते हो भाग पर इसको आधारित, यानी HCF LCM पर ही आधारित होता है। इन्होंने नियम दिया कि a बराबर BQ प्लस R, जहां जो 0 होता है वो R के बराबर होगा या R 0 से बड़ा R होगा, इसका मतलब ये होगा। और R जो होगा B से क्या होगा, छोटा होगा। R जो होगा B से क्या छोटा होगा। जैसे कि अभी A B Q R ये क्या है, तो जैसे कि मान लो मैंने भाग दिया, मैंने 15 में 5 का भाग दिया, तो आप सभी जानते हो कि ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, तो भाजक है। तो मैंने भाग दिया तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और ये कट गया, यानी कि हमारे पास 0 बच गया। तो अगर हम बात करें, ये भाजक हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 क्या है, हमारा शेषफल है, और ये क्या है, हमारा भागफल है। तो ये जो भाज्य होता है ना, इसी को हम कहते हैं A, और इसे कहते हैं B, और इसे कहते हैं R, और इसे कहते हैं Q। इसी को हम असले फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी A बराबर BQ प्लस R, जहां जो R यानी कि शेषफल होगा, ये 0 के बराबर भी आता है। आप देखते हो कि शेषफल जो है 0 के बराबर आएगा, या शेषफल जो है 0 से बड़ा भी आ सकता है, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जब तक आप HCF इसमें निकालेंगे, आपको HCF और LCM निकालना रहेगा। तो जब तक आपका HCF यानी कि R आपका 0 नहीं आ जाए, तब तक आप इसको भाग देते रहिए। इस नियम के अनुसार हुआ, तब तक आप भाग देते रहिए।
और उसको भाग देने के लिए आपका प्रयोग किया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और वह भाग होता था, ये सूत्र आपको मालूम चल गया, इस नियम के अनुसार ये सूत्र आपको मालूम चल गया, इस सूत्र को आप याद रखते रहिएगा। इसमें क्या होता था, अगला है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसे कलन विधि भी कहा जाता है, इसे कलन विधि भी कहा जाता है। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है कि इसी नियम का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करते हैं और LCM ज्ञात करते हैं, समानतः HCF ज्ञात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ चरण का उपयोग करते हैं। चरण यानी कि स्टेप वाइज करते हैं, यानी इसमें HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग को HCF ज्ञात करने के लिए स्टेप यानी कि चरण फॉलो करना पड़ता है, चरण फॉलो करना पड़ता है। तो A बराबर BQ प्लस R ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, समझ गया? ये न्यूक्लिड द्वारा दिया गया था और इसका मतलब यही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ। और न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है कि हम इसके अनुसार दो धनात्मक AB को लेते हैं और चरण वाइज में HCF ज्ञात करते हैं, यानी चरण का प्रयोग करके HCF ज्ञात हैं। इस पर एक आधारित आपको क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ और इस पर एक्सरसाइज 1.1 में कल मैं इसको आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, इस पर एक आधारित क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल है हमारा कि 957 और 663 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है तो आपको माइंड में एकदम छप जाना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या है, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। अब A B Q R ये क्या है, तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले इसको पिक्टोग्राफ ऐसे खींच लीजिए। पिक्टोग्राफ का मतलब ऐसे, यहाँ पे लिख दीजिए भाज्य, यहाँ पे लिख दीजिए भाजक, यहाँ पे लिख दीजिए भागफल, भागफल, और यहाँ पर कुछ अंक उतरेगा, इसके बाद आता है हमारा शेषफल। इसको बोलते हैं, इसे A से डिनोट करते हैं, इसे B से, इसे Q से और इसे R से। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है कि बताइए कि इसका HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब भाग विधि से आप HCF इधर निकालते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए सबसे पहले हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चरण नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 के बराबर R और R से बड़ा B। अब A की जगह पे वैल्यू कितने दिए हैं हमको, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर साइड में सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को। और यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर भाग दिया, भाग हमको करना है ना, तो 957 का, सॉरी 957 बोला, 657 का 963 में भाग देना है। हाँ, इसको एक बार में जब भाग दोगे, क्योंकि दो बार में अधिक हो जाएगा, एक बार में भाग दिया जाए तो 657 आएगा। हाँ, कितना आएगा, 657। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि B यानी कि B क्या है, भाजक। तो B की जगह पर हमको क्या लिखना है, भाजक की जगह पे, यानी B की जगह यहाँ पर है तो B की जगह पर हम ये लिख देंगे 957। और A की जगह पर क्या लिखना है हमको, A की जगह पर भाज्य, तो भाज्य क्या है हमारा 963। देखो यहाँ पर 963 है, इंटू Q हमने निकाल लिया है, Q क्या निकाल लिया है 1, प्लस R हमने क्या किया है, नहीं निकाला है। तो आप सभी जानते हो कि 13 में से 7 जा, तो 13 में से 7 जा 6, 13 में से 7 जा 6, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना बचा, 0। यहाँ पर बचा हमारे पास 5, तो 5 में से 5 जा 0 और 9 में से 6 जा 3, 9 में से 6 जा 3, सुना गया, 306, सही है ना, 306। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल बचा 300,
6। स्टेप नंबर 2 यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर r है और r से बड़ा b है। तो बताइए, अब फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अब देखा जाए कि भाग कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा सकता है। इसको भाग हम देते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ऐसे भाग विधि है ना, भाग विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फिर से 306, अब इसको यहाँ पर लिखोगे, इसको यहाँ पर, उससे शेषफल आएगा था, इसको वहां पर देखो कैसे हो रहा है। अब 657 आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है, फिर इसको यहाँ पर। हाँ, अब इससे जब दोगे तो 2 बार में जाएगा भाग, देखो जाए 2 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, हाँ 612, 3 बार में एक बार देख ले जाए। यहाँ पर 36 18 36 18 हो जाएगा, और 3 3 9 नहीं, अधिक हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, 2 बार में जाएगा। 7 में से 2 जा कितना हो गया, 7 में से 2 जा 5, और 5 में से 1 जा 4, हो गया हमारे पास 45। अब देखा जाए तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये आ गया हमारे पास बी। अब तो आपके मन में सवाल उठा कि ब्रदर, अरे भाई यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर आर है, अब कैसे कह रहे हैं यहाँ पर बी है। तो जब शेषफल तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, तब यहाँ पर बी का काम नहीं करेगा ये, तब यहाँ पर ये काम करेगा आर का। लेकिन जब इसको जब दूसरे से भाग दोगे तब ये काम करेगा बी का। समझ गया ना। तो ये कौन सा हो गया, बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। हो गया यार। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बराबर कितना है हमारे पास 657, बी बराबर कितना है 306, क्यू बराबर कितना है हमारे पास 2, प्लस आर बराबर कितना है 45। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एल्गोरिथ्म जो होता है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म, आपको यहाँ पर प्रमेय का जरूरी नहीं है देगा, एल्गोरिथ्म देगा। तो एल्गोरिथ्म का मतलब यही चरण, स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथ्म का मतलब एचसीएफ को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप निकालना है। अब देखो, अब यहाँ पर ये आर था, यहाँ पर क्या था, आर था। पहले इसको लिख लेना है 0 के बराबर आर और आर से बड़ा बी, और यहाँ पर ये आर था। अब फिर इसको हम भाग देंगे किससे, इससे। देखो पहले इसको इससे भाग दिया तो इतना आ गया, फिर इसको अब इससे भाग देंगे तो इतना आ गया, और फिर इसको इससे भाग देंगे। 45 में 306 का भाग दिया जाए, 45 में 306 का भाग, 45 दूनी 90, और 45 दूनी 90 5 बार में लेके जाया जाए। 5 पचे 25, और 5 चौको, सॉरी 5 पचे 25, यहाँ पर 306 आ गया। 5 पचे 25 और 5 चौको 20, अधिक हो जा रहा है। 45 दूनी 90, 45 तिया ले गया जाए तो 45 तिया कितना होगा, 5 तिया 15, और 3 चौको 12, अधिक हो जा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया थोड़ा सा, इसलिए वीडियो को पुश किया है। यहाँ पर 6 बार में जाएगा, जब 6 बार में जाएगा तो 5 छके 30, 5 छके 30 के शून्य हासिल 3, और 6 चौको 24, 24 3 27। क्लियर है। अब इसके बाद से आएगा 6, इसके बाद से 10 में से 7 जा 3, हो गया हमारे पास 36। अब देखो ये हो गया हमारे पास b, तो b की जगह पर 45 और a की जगह पर 306 इंटू q की जगह पर 6 प्लस r की जगह पर 36। अभी भी हमारा नहीं आया। अब पूछोगे कब आएगा ये, अब पूछोगे, तुम्हारे मन में सवाल होगा कि इसको कब तक हल करते रहेंगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाता, यानी शेषफल बराबर 0 नहीं आ जाता, आप एचसीएफ निकालते हो ना, तो शेषफल बराबर 0 नहीं आ जाता, तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। तब तो क्या करना है, आपको सॉल्व करते रहना है। सॉल्व क्या करता है, करते रहना है। तो जब r बराबर 0 आ जाएगा ना, तो आपका b यानी कि भाजक बराबर एचसीएफ हो जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर r और r से बड़ा b, तो a का मान कितना हम रखे हैं। अब देखो फिर से, अब फिर से 36 में 45 का भाग दिया जाए, 36 में 45 का भाग दे, 36 दूनी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा। अब 11 में से 6 जाए, सॉरी 15 में से 6 जाए, तो आप जानते हो कि 9 6 15 यानी 9 होगा, और ये कट जाएगा।
और फिर से यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो a बराबर कितना है हमारे पास, a बराबर 45 और b बराबर 36 इंटू एक बार में भाग गया, कितना आया शेषफल हमारे पास 9 आ गया। अब 5th स्टेप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बराबर r और r से बड़ा b। तो फिर से अब 36 में 9 का भाग दिया जाए, 36 में क्या किया जाए, 9 का भाग दिया जाए। इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 9 में क्या किया जाए, 36 का भाग दिया जाए। तो 9 चौको 36 कट गया। अब हमारे पास ये क्या है, b है, हमारे पास ये है a, ये वाला q, और यहाँ पर देखो r हमारा 0 आ गया। जब r बराबर 0 तो क्या हुआ, r बराबर 0 तो b बराबर HCF, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास है 36, b का मान है 9 और q का मान है 4 और r का मान है 0। जब r बराबर 0 तो b बराबर क्या है, b की जगह पर 9 है तो 9b बराबर हो गया हमारा HCF, यानी कि इसलिए HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या हुआ कि बहुत अच्छे से पसंद आया। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो इस ट्रिक को फॉलो करिए, अगर नहीं आया तो मुझको बताइए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट करके हर स्टेप को सफल बनाते चले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगी, लेकिन बाद में कवर कर लेगा ये, आपको सभी परेशानियों को मतलब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक ट्रिक आप ये भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर आता है ना b और r, देखो b r हमेशा चेंज होता है, तो जब यहाँ पर आ जाता है तो b की जगह पर a रख दीजिए और r की जगह पर b रख दीजिए, फिर यहाँ पर b की जगह पर a रख दीजिए और r की जगह पर b रख दीजिए। समझ में क्या ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।